नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने लेकर हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा, जिस मुद्दे को हमारे साथ हम जोड़ रहे, हमारे देश के साथ जोड़ रहे, हमारे अतीत के साथ, हमारे वर्तमान के साथ, और साथ ही हम जोड़ रहे इस मुद्दे को हमारे भविष्य के साथ। जैसे कि हम मुद्दा लेकर आते हैं ऐसा जो जुड़ा होता है हमसे, हमारे समाज से, अर्थात हमारे देश से। कल हमने भ्रष्टाचार के ऊपर कार्यक्रम किया था और राजा का सिंहासन छीनना चाहिए क्या कहा था। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक दूसरे क्षेत्र का भ्रष्टाचार। प्रजातंत्र के जो हमारे प्रमुख पिलर से, उनमें कैसी एक तरीके से भ्रष्टाचार की कीड लगी है, आपके सामने हम ऐसे विषय लगातार लेके आ रहे हैं। आज ये मुद्दा है न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और भ्रष्टाचार की ये जो सारी समस्या है, ये न्याय व्यवस्था में भी अब इतनी पैर पसार चुकी है, बल्कि इसको अपने अंदर समा चुकी है कि अब न्याय भी अन्याय हो गया है। देश के एक न्यायाधीश के ऊपर अब महाभियोग चलेगा। वैसे तो ये देश में केवल दूसरी ही घटना है, लेकिन घटना बहुत गंभीर है। एक भी नहीं होनी चाहिए, वहां दूसरी हो रही है, और अगर इसी तरीके से और भी लोगों के पास जाएंगे तो अनलिमिटेड होगी। इसलिए हमको आज इस मुद्दे पे ध्यान देना है, और हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी बेखौफ होकर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुद्दे पर। क्या है मुद्दा? कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की ओर से गठित एक न्यायिक समिति ने उन्हें बड़ी राशि में गड़बड़ी करने का दोषी पाया है। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को पेश की गई रिपोर्ट में समिति का मत है कि न्यायमूर्ति सेन संविधान के अनुच्छेद 124(4) के उपबंध बी से लेकर अनुच्छेद 217(1) के तहत कदाचार के दोषी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वीर सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि सेन पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से बतौर रिसीवर नियुक्त होने के बाद मिले कोष की बड़ी राशि के साथ अनियमितता की ओर इस संबंध में गलत तथ्य पेश किए। उन पर लगे आरोप पूरी तरह से साबित होते हैं। अब समिति के सेन को दोषी पाए जाने के बाद संसद की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। सेन को सामानों के एक खरीदार से 33,22,800 रुपए की राशि लेने, उसे बैंक के बचत खाते में रखने और हाईकोर्ट को इस संबंध में गलत तथ्य बताने का दोषी पाया गया है। अंसारी ने पिछले साल मार्च में न्यायाधीश कानून 1968 के तहत इस समिति का गठन किया था। ये दूसरा मौका होगा जब इस तरह से किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। 17 साल पहले लोकसभा में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज पी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो पारित नहीं हुआ था। महाभियोग में वोटिंग से कांग्रेस गैर हाजिर रही थी। तो ये है न्यायालय में जो गड़बड़ी हुई है, उसके ऊपर, देश के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति का ये अहवाल, और अब देश में इतिहास को दोहराया जाएगा और न्याय व्यवस्था, न्याय देवता अपने आंखों पर पट्टी बांधकर भले ही खड़ी हो, अब उसको अपने गर्दन को भी शर्मिंदा करते हुए झुकाना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए भी क्या यह शर्मिंदगी का विषय नहीं है? हम इन सब विषयों पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे, केवल देश की सरकार से अपेक्षा करते हैं, और यह तो सरकार और न्यायालय की एक तो मिली भगत है या फिर विवाद है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देश के पूर्व कानून मंत्री ने हलफनामा दायर करके कहा है कि देश के जज भ्रष्टाचारी है, और यह आरोप वो हलफनामे में दे रहे हैं। अगर आरोप गलत पाया जाता है तो जेल जाने की तैयारी भी हलफनामे में लिखते हैं। क्या देश का कानून मंत्री ऐसा कर रहा है? देश के जाने माने बुद्धिजीवी ऐसे आरोप कर रहे हैं। ऐसी संगठना या ऐसी एनजीओज है जिन्होंने आंकड़े जो इकट्ठा किए हैं, वो न्याय व्यवस्था के ऊपर उंगली ही नहीं, दोनों हाथ उठाते हैं। ऐसे में हम इस विषय पर भी बोलेंगे। वैसे तो हमारे देश में न्यायालय के खिलाफ बोलना अवमानना जाना था, लेकिन अगर ये अवमानना है तो हमारे खिलाफ, इस देश के खिलाफ न्यायालय जो कर रहा है, क्या ये देश और समाज की और उस देश के नागरिकों की अवमानना नहीं है? क्या इसके खिलाफ वो बोल नहीं सकता? बोल सकता है। हम तो ऐसा मानते हैं, और इसलिए बिंदास बोल में आज के सामने हम लेकर आए हैं
यह विषय जिस पर आज हमको न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ, जजों के खिलाफ भी बोलना। जब भी बात आती है देश में सबके लिए एक जैसा कानून बनाने की, सारे अधिकारियों के लिए, सारे मंत्रियों के लिए, बड़े बड़े बाबुओं के लिए, तब अपने आप को न्याय व्यवस्था एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तरह अलग कर देती है। देश के सारे लोगों को, मंत्रियों से लेकर सारे महत्वपूर्ण लोगों को, करप्शन के केस में इंक्वायरी की अलग सिस्टम है, जज के लिए अलग सिस्टम है। वो इसके लिए मानते ही नहीं है, और अगर उनको निकालना है तो देश की पार्लियामेंट में निर्णायक बहुमत की आवश्यकता है, निर्णायक वोटिंग की आवश्यकता है, और ऐसा पिछली बार नहीं हो पाया, इसलिए यह महाभियोग नहीं चल पाया था। इस बार आशा करते हैं कि देश के राजनीतिक दल सीरियस होंगे, गंभीर होंगे, और इस बार न्यायाधीश अपने घर जाएंगे और जेल भी जाएंगे। लेकिन क्या ये एकाध ही घटना है, 17 साल बाद सामने आई है? यहां तो रोज रोज इसके किस्से सुनाई मिलते हैं और इनकी चर्चा आम है। न्याय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी समाज का, किसी भी लोकतंत्र का, किसी भी शासन व्यवस्था का। आइए नजर डालते हैं इसकी अहमियत पर। देश के लोगों को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गर्व की भावना महसूस कराने वाली एक और संस्था पर इन दिनों संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये संस्था है न्यायपालिका। भारत में उच्च न्यायालयों का हमेशा से विशिष्ट स्थान रहा है। भारत में हमेशा न्यायालयों को न्याय का मंदिर कहा जाता रहा है। इनका महत्व किसी से नहीं छिपा है। यही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोगों को विश्वास रहा है। लेकिन अब इस संस्था पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगने लगे हैं। सौमित्र सेन जैसे न्यायाधीशों ने इस मंदिर को अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यायपालिका में आजादी के बाद से ही विद्वान, निस्वार्थ, कानून के जानकार और कानून का कड़ाई से पालन कराने वाले लोगों की प्रमुखता रही है। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के अधिकारों में जो कटौती हुई थी, उससे लोगों ने बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस समय राजनीति, मीडिया और समाज सभी पक्षों ने ये महसूस किया था कि तेजी से बढ़ते हमारे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका कितनी बड़ी जरूरत है। उसके बाद इस संस्था ने तेजी से अपना खोया हुआ आधार हासिल किया और अपनी खोई हुई सत्ता को पुनरूप प्राप्त किया। न्यायपालिका ने कई उचित निर्णय देकर लोगों को आश्वस्त किया कि अब दोबारा कभी भी स्वतंत्र न्यायपालिका के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जनता को निर्वाचित सरकारों से उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के अधिकार है, तो न्यायपालिका को भी अपने कार्य और प्रक्रियाओं के बारे में पारदर्शिता अपनानी चाहिए। इससे संदेह और गलतफहमियों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। न्यायपालिका में विश्वास और श्रद्धा के संकट को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है और इसने लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस स्तंभ का स्थिर रहना बेहद जरूरी है। स्तंभ का स्थिर रहना जरूरी है, चारों स्तंभों का स्थिर रहना जरूरी है, तो ही हमारा लोकतंत्र का भवन इस पर ठीक से टिक पाएगा। बाकी खंभों की तो हालत क्या है हम जानते हैं, लेकिन एक मजबूत जो कि आदर्श परंपरा के साथ हमारे देश में लाखों सालों से चला आ रहा है, ऐसे देश में यह व्यवस्था गड़बड़ा जाना सबसे गलत स्थिति हो जाएगी, और हो गई है ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों की अब कमी नहीं है जो कि जिला न्यायालय तक भी चर्चा में है। ऐसे में एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस में से आधे जजेस जो है भ्रष्ट है, ऐसा प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है। बिल्कुल। और जब आंध्र प्रदेश में LLM का एग्जाम हो रहा था, तो 5 जज वहाँ कॉपी करते हुए पकड़े गए, जिनको सस्पेंड किया गया है। तो जब अब हम कैसे मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब जहाँ पर भ्रष्ट हो गए हैं, वहाँ पर अन्य जजेस की क्या बात कर सकते हैं हम? तो ये न्यायपालिका भी हमारी भ्रष्ट हो चुकी है, इसके ये सबूत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर MB पठान है। कहाँ से बोल रहे पठान जी? मैं लातूर से बोल रहा हूँ, लातूर महाराष्ट्र। आप बिल्कुल, कुछ जिला स्तर पर अभी क्या स्थिति है? जिला या तहसील कोर्ट जो है उन पर क्या स्थिति है? जो है एडवोकेट आके मैनेज कर लेते हैं, जजमेंट मैनेज कर लेते हैं। जजमेंट कम रहता है और सेटलमेंट ज्यादा होता है। हाँ। और दूसरी
दूसरी चीज मैं बता दूं कि प्रशांत भूषण जी देश के जाने माने कानूनविद हैं, जिन पर जो मानवाधिकार के भी ये है, बिल्कुल, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का ये केस चल रहा है। बिल्कुल, जब उन्हें बोले कि भाई 16 में से आधे जजेस तो करप्ट है, हाँ, तो उन पर अवमानना का केस चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी और दो नए मुद्दों को हमारे कॉलर ने जोड़ा है और ये दोनों नए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम पहले तो खबर में देख चुके हैं, लेकिन अब दोबारा कॉलर ने याद दिलाया है कि देश के कुछ जज, आंध्र प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया, परीक्षा में कॉपी करते पकड़े गए और अब घर बैठे हुए, जेल में तो नहीं बैठे लेकिन घर बैठे। क्या उनको नहीं जेल होनी चाहिए? देश की न्याय व्यवस्था जो सबके ऊपर न्याय की बात करती है वो खुद अन्याय कर रही है, तो अब कहां जाके न्याय की मांग करेंगे? और वो मांग करने की सही जगह है मीडिया। इसलिए मीडिया में हम बात लेकर आए जिस पर आपको बोलना है और हमेशा की तरह बेखौफ होकर बिंदास बोलना है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन साथ साथ में फेसबुक, ट्विटर पर भी कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, वो भी देखेंगे क्या कह रही है। और पहली प्रतिक्रिया फेसबुक की है, रविंद्र शर्मा, सौमित्र सेन के खिलाफ आरोप पूरी तरह साबित हो गए, अब उन्हें सजा देने में देरी नहीं होनी चाहिए। फेसबुक पर प्रतिक्रिया है। ऑर्कुट पर अगली प्रतिक्रिया अमर बिहार से भेज रहे हैं, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने न्यायालय से दगा किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्विटर पर प्रतिक्रिया भेजिए विपिन नेगी दिल्ली से, भारत के इतिहास में न्यायालय को लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे भ्रष्ट जजों के कारण ही न्याय से पर्दा उठता जा रहा है, विश्वास उठता जा रहा है। एक तरीके से यह प्रतिक्रिया दी है हमारे सोशल नेटवर्किंग के व्यूअर्स ने। आप केवल सौमित्र सेन की ही बात यहां पर क्यों कर रहे हैं? ये तो ठीक है, ये तात्कालिक मुद्दा है और इसलिए इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस बहाने देश के तमाम न्याय व्यवस्था के ऊपर, तमाम न्यायाधीशों के ऊपर, वहां पर चल रहे सारे कार्यनामों को लेकर हम क्यों नहीं बात करेंगे? अगर आपका इस विषय पे कोई एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, आपकी आंखों देखी है या आपकी किसी अपने की कोई व्यथा है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं और जनता के सामने उस मुद्दे को लेकर आ सकते हैं, जिससे कि इस मुद्दे को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से पेश कर सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो सर। नमस्कार। सर, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने इस तरह का मुद्दा उठाया है जिसे लोग कतराते हैं उठाने से। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, अब किस पे विश्वास करें? हमारी सरकार भ्रष्ट है, सरकार के नेता भ्रष्ट हैं, अब न्यायालय भी भ्रष्ट हो गए हैं, तो देश का जो आम नागरिक है वो किसके पास जाए? बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मीडिया के सामने तो कम से कम आ ही सकता है, यहाँ पर तो चिंतन मंथन उसका हो ही सकता है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, एक मीडिया ही ऐसा माध्यम रह गया है जिसके माध्यम से लोग आ सकते हैं, और मैं लोगों को चाहूंगा कि बाहर निकलें और ऐसे तमाम चीजें और नेताओं को हटाएं और भ्रष्ट लोगों को देश से भगाएं, तो तभी देश का उद्धार हो सकता है, वरना तो हम अधर में जा रहे हैं, हम कहीं शाइनिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये तो चीज डायरेक्ट देश से जुड़ी हुई है। ये केवल न्याय व्यवस्था एक कोई छोटा हिस्सा नहीं है, ये पूरे देश के अस्तित्व को खतरा है, क्योंकि न्यायालय अगर नहीं टिकेंगे, न्यायालय भ्रष्ट हो जाएंगे तो अन्याय होगा।